आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। यह कहानी सिर्फ एक पड़ोसी देश की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सच्चाई और झूठ के बीच के फर्क की। यह कहानी है उस खोखलेपन की जो आज पूरी दुनिया के सामने आ गया है। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा पड़ोसी देश चीन दुनिया का कारखाना बन गया है। वे दावा करते हैं कि वे सबसे बड़ी इमारतें बनाते हैं, सबसे बड़े पुल बनाते हैं और सबसे बड़े जहाज बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमकती हुई रोशनी के पीछे कितना अंधेरा छिपा होता है? हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि थोथा चना बाजे घना, यानी जिसका अंदर से कोई वजूद नहीं होता वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। आज यह कहावत हमारे पड़ोसी देश पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन यह खबर आपको शायद मुख्य समाचारों में सुनने को नहीं मिली होगी, क्योंकि वहां की सरकार अपनी कमियों को छिपाने में बहुत माहिर है। लेकिन सच को कोई कब तक छिपा सकता है? जैसे सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर बाहर आ ही जाती है, वैसे ही सच्चाई भी सामने आ ही गई। बात मई 2024 की है। चीन के वुहान शहर के पास यांगत्जी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जहाज बनाने का कारखाना है। वहां उन्होंने अपनी नौसेना के लिए एक परमाणु पनडुब्बी बनाई थी। परमाणु पनडुब्बी यानी वह ताकत जो किसी भी देश की सुरक्षा की रीढ़ होती है। उन्होंने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि यह दुनिया की सबसे आधुनिक पनडुब्बी है, इसमें नई तकनीक है, यह दुश्मन को दिखाई नहीं देगी, यह सबसे तेज है। उन्होंने अरबों रुपये पानी की तरह बहा दिए, लेकिन हुआ क्या? जिस पनडुब्बी को समुद्र की गहराई में जाकर देश की रक्षा करनी थी, वह समुद्र में जाने से पहले ही अपने घर के किनारे पर ही डूब गई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वह जहाज जिसे पानी के ऊपर तैरना था और पानी के नीचे शान से चलना था, वह बंदरगाह पर ही डूब गया। यह कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी, यह एक परमाणु शक्ति से चलने वाला विशालकाय राक्षस था। लेकिन वह अपनी ही बोझ और अपनी ही बनावट की कमियों के कारण जल समाधि ले गया। जरा सोचिए, अगर यही हमारे भारत में हुआ होता तो क्या होता? हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर दिन रात एक करके पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। हम जब INS विक्रांत जैसा विमान वाहक पोत बनाते हैं तो हम उसमें सिर्फ लोहे और इस्पात का इस्तेमाल नहीं करते, हम उसमें हर भारतीय का पसीना, उसकी मेहनत और उसका विश्वास भी मिलाते हैं। हमारे यहाँ कोचीन शिपयार्ड में जब कोई जहाज बनता है तो उसे बनाने वाले मजदूर से लेकर बड़े इंजीनियर तक सब इसे एक पूजा की तरह मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जहाज सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भारत माता की रक्षा का कवच है। लेकिन वहां सीमा के उस पार कहानी कुछ और है। वहां सिर्फ दौड़ है, सबसे आगे निकलने की अंधी दौड़। और इस जल्दबाजी में वे भूल जाते हैं कि मकान की नींव अगर कमजोर हो तो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, एक दिन गिर ही जाती है। अमेरिकी उपग्रहों ने ऊपर से तस्वीरें लीं और दुनिया को दिखाया कि वहां क्या हुआ। बड़ी बड़ी क्रेनें बुलाई गईं उस डूबी हुई पनडुब्बी को बाहर निकालने के लिए। यह दृश्य सिर्फ एक दुर्घटना का नहीं था, यह उस अहंकार के डूबने का दृश्य था जो बिना योग्यता के पाला गया था। वे दुनिया को डराना चाहते थे, लेकिन आज वे खुद हंसी के पात्र बन गए हैं। और यह केवल एक पनडुब्बी की बात नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। उनके बनाए हुए व्यापारिक जहाज जो सामान लेकर दुनिया भर में जाते हैं, उनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। LNG जहाज जो गैस लेकर जाते हैं और जिन्हें बनाने में बहुत ही बारीक तकनीक की जरूरत होती है, उनमें भी ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं। आप जानते हैं, जहाज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह लोहे को आकार देने से कहीं बढ़कर है। इसमें अनुशासन चाहिए, इसमें धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, इसमें ईमानदारी चाहिए। जब हम भारतीय कोई काम करते हैं तो हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि काम में खोट नहीं होना चाहिए। हमारे पुराने कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे शिल्पकार, इनकी कला पूरी दुनिया में मशहूर थी क्योंकि वे अपने काम में आत्मा डाल देते थे। आज भी काम करता करता है, इनकी कला करता करता। जब भारत मेक इन इंडिया की बात करता है तो उसका मतलब सिर्फ सामान बनाना नहीं है, उसका मतलब है ऐसा सामान बनाना जिस पर दुनिया भरोसा कर सके। चीन ने सोचा कि वे दूसरों की तकनीक की नकल करके सस्ते दाम पर जहाज बनाकर पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने फ्रांस से डिजाइन खरीदे, जर्मनी से इंजन खरीदे, लेकिन वे एक चीज नहीं खरीद पाए, और वह है हुनर और नीयत।
आप बाजार से बेहतरीन सब्जी और मसाले तो ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको खाना बनाना नहीं आता और अगर आपके मन में खिलाने का प्रेम नहीं है, तो वह स्वाद कभी नहीं आएगा जो मां के हाथ के खाने में होता है। वैसे ही उन्होंने सब कुछ खरीदा, लेकिन उसे जोड़ने की कला और वह अनुशासन उनके पास नहीं था। हर बात में एक जनता करती है। परिणाम क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र के बीचों बीच उनके बनाए जहाज की मशीनें बंद हो गईं। वह जहाज जिसे करोड़ों का सामान लेकर जाना था, वह समुद्र में एक जिंदा लाश की तरह तैरने लगा। उसे दूसरे जहाजों द्वारा खींच कर ले जाना पड़ा। इसे समुद्री भाषा में डेड शिप यानी मरा हुआ जहाज कहते हैं। सोचिए, उस मालिक पर क्या गुजरी होगी जिसने उस जहाज पर भरोसा किया। यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। आज जब हम और आप कोई सामान खरीदते हैं तो हम अक्सर सस्ता देखते हैं, लेकिन सस्ता अक्सर महंगा पड़ता है। चीन ने दुनिया को सस्ता माल दिया, लेकिन उसकी गुणवत्ता की कीमत आज सब चुका रहे हैं। कतर जैसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस निर्यातक है, उसने भी अब समझ लिया है कि चीन के बनाए जहाजों पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उन्होंने चीन के ऑर्डर रद्द करके उन देशों को दिए हैं जहां काम में गुणवत्ता है, जहां जुबान की कीमत है। मेरे प्यारे देशवासियों, यह समय भारत का है। यह समय हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान के मिलन का है। हम जल्दबाजी में विश्वास नहीं करते, हम स्थिरता में विश्वास करते हैं। आज दुनिया देख रही है कि चीन का बुलबुला फूट रहा है। उनका जहाज निर्माण उद्योग, जिस पर उन्हें इतना घमंड था, वह ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। उनके पास लोहे के बड़े बड़े कारखाने तो हैं, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा है। और दूसरी तरफ हमारे भारत के शिपयार्ड में हथौड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। यह गूंज है निर्माण की, यह गूंज है प्रगति की। हमारे यहां कहावत है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। आज यह सत्य दुनिया के सामने है। उनका झूठ, उनकी मिलावट और उनकी चालबाजियां अब काम नहीं आ रही हैं। वे अपनी जनता को धोखा दे सकते हैं, मीडिया को चुप करा सकते हैं, लेकिन प्रकृति और विज्ञान को धोखा नहीं दिया जा सकता। लोहे की चादरें अगर सही तापमान पर नहीं जोड़ी गईं, तो वे टूटेंगी ही, चाहे आप कितना भी प्रचार क्यों न कर लें। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि हम अपनी ताकत को पहचानें। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। हमारे इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक, हमारे नौजवान, इनमें वह प्रतिभा है जो दुनिया को राह दिखा सकती है। हमें नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपना मौलिक ज्ञान है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनके इस पतन के पीछे सिर्फ तकनीकी खामियां नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और काम करने के तरीके में आई गिरावट भी है। कैसे वहां के मजदूरों के पास वह अनुभव नहीं है जो हमारे भारतीय कारीगरों की रगों में दौड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यह सब भारत के लिए एक सुनहरा अवसर कैसे बन रहा है। जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि भारत हमेशा से एक समुद्री शक्ति रहा है। चोल साम्राज्य के समय में हमारे जहाज समुद्र पार करके दूर दूर तक जाते थे। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह मिला है। जहाज बनाना हमारे खून में है। बीच में कुछ समय के लिए हम पिछड़ गए थे, लेकिन अब शेर जाग चुका है। अब भारत अपनी पुरानी पहचान को फिर से हासिल कर रहा है। चीन की यह विफलता हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है। उन्होंने सोचा कि पैसे के दम पर और जासूसी करके वे सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन वे भूल गए कि चरित्र और अनुशासन बाजार में नहीं बिकते। उनके परमाणु पनडुब्बी का डूबना सिर्फ एक मशीन का डूबना नहीं है, यह उनकी उस विचारधारा का डूबना है जो मानती है कि शॉर्टकट से सफलता मिल सकती है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जहाज मालिक भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र है, जहां कानून का राज है और जहां लोग मेहनत से जी नहीं चुराते। यह हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगले भाग में मैं आपको उन 4 बड़े कारणों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से चीन का यह विशाल साम्राज्य घुटनों पर आ गया है। और हम यह भी देखेंगे कि कैसे भारत सरकार और हमारे उद्योगपति इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं। कैसे हमारे शिपयार्ड अब दुनिया के नक्शे पर चमकने लगे हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
यह तो बस उस अध्याय की शुरुआत है जहां एक सूरज ढल रहा है और दूसरा यानी हमारा प्यारा भारत उदय हो रहा है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि सच्चाई जानना हर जागरूक नागरिक का अधिकार है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अहंकार और जल्दबाजी ने एक महाशक्ति के सपनों को समुद्र की गहराई में डुबो दिया। लेकिन आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर भारतीय के मन में उठ रहा होगा। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जिस देश को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। चीन के जहाज निर्माण उद्योग के पतन के पीछे भी यही कारण है। इसके 4 बड़े कारण हैं और हर कारण हमें एक नई सीख देता है। पहला और सबसे बड़ा कारण है नकल में अकल की कमी। आप बाजार से बेहतरीन वीणा खरीद सकते हैं, लेकिन क्या वीणा खरीदने से आप मां सरस्वती बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए साधना चाहिए। चीन ने फ्रांस से तकनीक खरीदी, जर्मनी से कलपुर्जे खरीदे, लेकिन वे उन चीजों को जोड़ने वाली आत्मा को नहीं खरीद पाए। जहाज बनाना सिर्फ लोहे के टुकड़ों को जोड़ना नहीं है, आत्मा को नहीं है। यह एक शरीर में प्राण डालने जैसा है। इंजन, जनरेटर और प्रोपेलर ये सब अलग अलग अंग हैं। इन्हें एक साथ ऐसे काम करना होता है जैसे एक संगीत में सुर और ताल। चीन के पास ब्लूप्रिंट तो था, यानी नक्शा तो था, लेकिन उस नक्शे को हकीकत में बदलने वाला हुनर नहीं था। इसीलिए जब समुद्र के बीच में उनके जहाजों की परीक्षा हुई तो वे फेल हो गए। वे प्रणालियों को एकीकृत नहीं कर पाए। इसे हम अपनी भाषा में कहें तो एक ही की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और ऐसा कुनबा ज्यादा दिन नहीं टिकता। दूसरा कारण है कारीगर का सम्मान न होना। हमारे भारत में हम अपने औजारों की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन हर मिस्त्री, हर मजदूर अपने औजारों के सामने सिर झुकाता है। हम मानते हैं कि काम ही पूजा है, लेकिन चीन ने क्या किया? उन्होंने इंसानों को मशीन समझा। उन्होंने सोचा कि सस्ते मजदूरों से, जिन्हें न कोई अनुभव है और न ही काम से कोई लगाव, उनसे वे दुनिया के सबसे जटिल जहाज बनवा लेंगे। LNG जहाज, जिनमें गैस भरकर लाई जाती है, उन्हें बनाने के लिए एक सर्जन जैसी एकाग्रता चाहिए। अगर एक बाल के बराबर भी चूक हुई तो वह जहाज बम बन सकता है। वहां की वेल्डिंग, वहां का इंसुलेशन, यह सब एक तपस्या है। चीन में अनुभवी लोगों की कमी है, क्योंकि उन्होंने कभी कारीगरों को तैयार करने पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ संख्या देखी, गुणवत्ता नहीं। और आज नतीजा यह है कि उनके अनाड़ी हाथों से बने जहाज बीच समुद्र में दम तोड़ रहे हैं। तीसरा कारण है कर्मों का फल। हम भारतीय कर्म में विश्वास करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चीन ने वर्षों तक दुनिया के साथ, खासकर अपने पड़ोसियों के साथ जो चालबाजियां की, अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अब अपनी आंखें खोल ली हैं। उन्होंने चीन की आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में यांग जीजियांग शिप बिल्डिंग, जो चीन की बहुत बड़ी कंपनी है, उसे 2400 करोड़ रुपए का एक बड़ा झटका लगा। एक झटके में अरबों रुपए का नुकसान। क्यों? क्योंकि दुनिया अब जान गई है कि चीन के साथ व्यापार करना खतरे से खाली नहीं है। अमेरिका के प्रतिबंधों का डर ऐसा है कि अब कोई भी समझदार व्यापारी चीन में जहाज बनवाने का जोखिम नहीं लेना चाहता। वे जानते हैं कि अगर चीन में जहाज बनवाया तो शायद वह कभी उनके देश के बंदरगाह पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। और चौथा कारण है पुराने ढर्रे पर चलना। जब पूरी दुनिया बदल रही थी तो चीन अपने पुराने घमंड में चूर था। वे पुरानी तकनीक, स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल करते रहे क्योंकि वह सस्ती थी। लेकिन आज दुनिया पर्यावरण को लेकर सजग है। नए नियम आ गए हैं और चीन के पुराने प्रदूषण फैलाने वाले जहाज अब कबाड़ के भाव बिक रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि सस्ता माल बेचकर वे दुनिया जीत लेंगे, लेकिन वे भूल गए कि समय के साथ जो नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ अंधेरा छा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरब दिशा से एक सुनहरा सूरज उग रहा है, और वह सूरज है हमारा भारत। जब चीन लड़खड़ा रहा है, तब भारत संभल रहा है। क्या आपने कोचीन शिपयार्ड का नाम सुना है? क्या आपने मजगाम डॉक का नाम सुना है? ये सिर्फ कारखाने नहीं हैं, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आपको याद होगा जब हमने अपना खुद का विमान वाहक पोत IANS विक्रांत बनाया था। दुनिया के कई देशों ने कहा था
कि भारत यह नहीं कर पाएगा। यह बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियरों ने और हमारे लोहे जैसे मजबूत इरादों वाले मजदूरों ने करके दिखाया। हमने न सिर्फ उसे बनाया, बल्कि उसे समुद्र की लहरों पर शान से दौड़ाया। विक्रांत का बनना सिर्फ एक जहाज का बनना नहीं था, वह इस बात का सबूत था कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। हम आत्मनिर्भर हैं। हमने उसमें जो लोहा लगाया वह हमारे अपने देश का था। हमने उसमें जो तकनीक लगाई वह हमारे अपने दिमाग की थी। इसे कहते हैं स्वाभिमान। आज दुनिया के बड़े बड़े जहाज मालिक अपना सूटकेस लेकर भारत आ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि चीन में उनका पैसा डूब सकता है, लेकिन भारत में उनका पैसा और उनका जहाज दोनों सुरक्षित हैं। वे जानते हैं कि भारतीय जुबान का पक्का होता है। अगर हमने कह दिया कि जहाज समय पर मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, तो हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन वचन नहीं टूटने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही हमारी संस्कृति है और यही आज हमारा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। एलएनजी जहाजों के नए ऑर्डर में जहां चीन का खाता भी नहीं खुला, वहीं हमारे मित्र देश दक्षिण कोरिया और अब भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। कोचीन शिपयार्ड को यूरोप से ऑर्डर मिल रहे हैं। वे हमसे ग्रीन शिप यानी पर्यावरण के अनुकूल जहाज बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी काबिलियत पर भरोसा है। हमने अपनी गलतियों से सीखा है। 2010 के आसपास हम भी मुश्किल दौर से गुजरे थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने उस समय का इस्तेमाल खुद को निखारने में किया। हमने अपने युवाओं को प्रशिक्षण दिया। हमने नई तकनीक सीखी, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूले। और आज जब चीन का सिस्टम फेल हो रहा है, भारत का सिस्टम पूरी दुनिया के लिए एक विकल्प बनकर उभरा है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। यह हमारे देश की दूरदर्शी सोच और हमारे कामगारों की मेहनत का नतीजा है। आज जब मैं देखता हूं कि हमारे शिपयार्ड्स में रात दिन काम चल रहा है, वेल्डिंग की चिंगारियां उड़ रही हैं, तो मुझे उनमें भारत का उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। यह चिंगारियां सिर्फ लोहे को नहीं जोड़ रही, ये भारत के भाग्य को नई ऊंचाइयों से जोड़ रही हैं। सोचिए, एक तरफ चीन है जहां जहाज डूब रहे हैं, टकरा रहे हैं और कबाड़ बन रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया के लिए भविष्य के जहाज बना रहा है। यह अंतर है मेक इन चाइना और मेक इन इंडिया में। एक में सिर्फ दिखावा है, दूसरे में विश्वसनीयता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। यह जीत का जश्न मनाने का समय तो है, लेकिन साथ ही सतर्क रहने का भी समय है, क्योंकि जब आप ऊपर उठते हैं तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य कैसा दिखता है। आने वाले 5 साल भारत के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण हैं, कैसे यह उद्योग आपके और हमारे बच्चों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेगा, और सबसे बड़ी बात, हम और आप इस बदलाव में क्या भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपको उन बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो पाइपलाइन में हैं और जो भारत को समुद्र का बादशाह बना देंगे। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि असली रोमांच तो अभी आना बाकी है। हम देखेंगे कि कैसे भारत अब सिर्फ लहरों पर नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज करने की तैयारी कर रहा है। जय हिंद। चीन का पतन और भारत का उदय यह केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, यह इतिहास का एक पहिया है जो अब घूम चुका है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो समुद्र पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज वह समय वापस आ गया है। आने वाले 5 से 10 साल भारत के लिए अमृतकाल साबित होने वाले हैं। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, दुनिया को जहाजों की जरूरत हमेशा रहेगी, व्यापार कभी नहीं रुकेगा, लेकिन अब दुनिया को एक ऐसे साथी की तलाश है जो धोखा न दे, जो जासूसी न करे और जो वादा खिलाफी न करे, और उस साथी का नाम है भारत। सरकार की सागरमाला परियोजना और मैक इन इंडिया जैसी पहल अब रंग ला रही हैं। हमारे पास 7-5-100 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। हम सिर्फ दूसरे देशों के लिए जहाज नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपनी खुद की एक ऐसी नौसेना और व्यापारिक बेड़ा तैयार करेंगे जो हिंद महासागर का सीना चीरकर गर्व से चलेगा। यह बदलाव आपके और मेरे जीवन को भी छुएगा। जब हमारे शिपयार्ड्स में काम बढ़ेगा तो लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक जहाज बनने में हजारों लोगों की मेहनत लगती है। इंजीनियर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर और स्टील बनाने वाले मजदूर। यह एक पूरी अर्थव्यवस्था है।
चीन की गलती यह थी कि उसने मशीनों पर भरोसा किया। हम अपने लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है और यही युवा शक्ति भारत को विश्व गुरु बनाएगी। सोचिए, वह दिन कितना गर्व का होगा जब दुनिया के हर बड़े बंदरगाह पर, चाहे वह न्यूयॉर्क हो, लंदन हो या सिंगापुर हो, वहां खड़े जहाजों पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वह सिर्फ एक लेबल नहीं होगा, वह भारत की गुणवत्ता और विश्वास की मुहर होगी। लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। चीन चुप नहीं बैठेगा। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। वे अपनी कीमतों को और गिराएंगे, वे दुष्प्रचार करेंगे। लेकिन अब हमें और आपको, भारत के जागरूक नागरिकों को, एक दीवार बनकर खड़ा होना होगा। हमें अपने देश की बनी चीजों पर गर्व करना होगा और उनका समर्थन करना होगा। चीन की पनडुब्बी का डूबना हमें याद दिलाता है कि झूठ के पांव नहीं होते। उन्होंने प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर भ्रष्टाचार की नींव पर महल खड़ा किया था। वह महल गिरना ही था, लेकिन भारत की नींव सत्य और धर्म पर टिकी है। हमारी प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन वह ठोस है। वह किसी तूफान में नहीं ढहेगी। आज हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहे हैं और हमारे कारीगर समुद्र में। यह संयोग नहीं है, यह उस तपस्या का फल है जो हम भारतीयों ने दशकों तक की है। हमने गरीबी देखी है, हमने संघर्ष देखा है, लेकिन हमने कभी अपनी ईमानदारी नहीं बेची। आज दुनिया उसी ईमानदारी की कीमत लगाने आई है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि चीन का सूरज ढल रहा है क्योंकि उसमें ग्रहण लग चुका है, बेईमानी का ग्रहण, और भारत का सूरज उग रहा है क्योंकि उसे मेहनत और सच्चाई का ईंधन मिल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों की नहीं है, यह लड़ाई आर्थिक है, यह लड़ाई भरोसे की है। जब आप और हम इस सच्चाई को जानेंगे और फैलाएंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा। अगर आपको लगता है कि भारत सही रास्ते पर है, अगर आपको अपने देश की क्षमता पर भरोसा है, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो भारत से प्रेम करता है। उन्हें भी जानने दें कि दुनिया बदल रही है और इस बार बाजी हमारे हाथ में है। हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। हम भारत हैं, हमारी अपनी पहचान है, अपना तरीका है, और हमारा तरीका है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बना होता, उसे लहरों से टकराना पड़ता है। भारत अब अपने बंदरगाह से निकल चुका है और दुनिया की कोई भी ताकत अब उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि भारत अगले 10 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माता बन सकता है? जय हिंद लिखकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और कड़वी सच्चाई और एक और सुनहरी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपने देश पर गर्व करें और सुरक्षित रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।